and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about SAARC Virtual Summit of Foreign Ministers. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially with respect to subtopic India and its neighborhood relations. तो देखते हैं, सबसे पहले सार्क के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं. सार्क, it stands for South Asian Association for Regional Cooperation, and that was established way back in 1985 according to a SAARC charter that was signed in Dhaka. इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इसके मेंबर से आप याद रखो. स्टार्टिंग में इसके बस 7 मेंबर्स थे: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका. बाद में अफगानिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, तो अब इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं. Afghanistan joined SAARC in its 13th annual summit of 2005. SAARC का हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट इज इन काठमांडू, नेपाल. अभी करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं. करंट न्यूज़ है क्या? तो देखो, एक वर्चुअल मीटिंग हुई है अमंग्स द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ SAARC कंट्रीज़, और इस मीटिंग का पर्पस था नेक्स्ट SAARC समिट के डेट को फाइनलाइज करना. देखो, वैसे तो हर दूसरे साल SAARC समिट होती है, लेकिन 2014 के बाद से अभी तक कोई SAARC समिट हुई नहीं है. जो लास्ट SAARC समिट हुई थी दैट वाज 18th SAARC समिट दैट वाज हेल्ड इन नेपाल इन 2014. तब से लेकर के अब तक कोई भी SAARC समिट हुई नहीं है. कारण, जब 19th SAARC समिट होने वाली थी इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान इन 2016, उसके पहले ही उरी के अंदर इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो गया, और तब से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पूरी तरह से डिटोरिएट हो गए हैं. और पाकिस्तान ने उसके बाद से और भी कई सारे टेररिस्ट अटैक्स को स्पॉन्सर किए हैं, फॉर एग्जांपल पुलवामा. तो इस कारण से इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं, और इंडिया पाकिस्तान ही 2 मेन फोकल पॉइंट हैं SAARC के. और इस कारण से अब SAARC के प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे अबैंडन कर रही हैं ये दोनों ही कंट्रीज़, एंड SAARC इज़ बिकमिंग रिडंडेंट. तो मिला जुला करके मुद्दा ये है कि 2014 के बाद से बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बीइंग प्रमोटेड बाय पाकिस्तान, SAARC हैज़ रिमेन नॉन फंक्शनल बिकॉज ऑफ रिलक्टेंस फ्रॉम इंडिया साइड. जब तक पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता रहेगा तब तक इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा. अब ये इंडिया का क्लियर कट स्टैंड है, और इस कारण से हम SAARC समिट में इंडिया खुद नहीं जाता है. इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान. वी इंडियंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान, और इसी कारण से हम SAARC समिट को अब नहीं उस पर ज्वाइन करते हैं, एंड वी डू नॉट कन्वीन SAARC समिट. इनफैक्ट इंडिया हैज़ स्टार्टेड टू लुक फॉरवर्ड फॉर सब रीजनल कोऑपरेशन. सब रीजनल कोऑपरेशन का मतलब समझो, ये टर्म आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे अगर कभी भी SAARC पे सवाल आ जाए तो. SAARC 8 मेंबर्स की एक ग्रुपिंग है. हम उन 8 मेंबर्स में से पाकिस्तान को साइडलाइन करना चाहते हैं. हम पाकिस्तान को साइडलाइन करके बाकी मेंबर्स के साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, बट वी वांट टू साइडलाइन पाकिस्तान, और इसको हम कहते हैं सब रीजनल कोऑपरेशन. एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्लेटफॉर्म्स लाइक BBIN. BBIN स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, या बिम्स्टेक या सैसेक. इन तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ तो हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं है, वैसे प्लेटफॉर्म्स को इंडिया प्रमोट कर रहा है. वहाँ पे इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, कन्वीन कर रहा है उनकी मीटिंग्स, लेकिन SAARC को हम डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हैं. और अभी जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि एक वर्चुअल मीटिंग करके SAARC के अगले डेट को फाइनलाइज किया जाए, तो फिर से इंडिया ने रिलक्टेंस दिखाया है. हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली इशारा किया वापस है पाकिस्तान की तरफ कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाता रहेगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता. हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा, क्रॉस बॉर्डर टेरर, ब्लॉकिंग कनेक्टिविटी, ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रेड आर 3 की चैलेंजेस फॉर SAARC. इस स्टेटमेंट को आप अगर एज इट इज़ याद करके लिख दें, अगर कभी SAARC पे सवाल आ जाए तो इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स. तो सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जब क्रॉस बॉर्डर टेरर बोल दिया तो इनडायरेक्टली हमने पाकिस्तान की तरफ इशारा कर दिया कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता रहेगा तब तक पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती नहीं हो सकती. इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Mars Orbiter mission. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. ये मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में आज आर्टिकल इसलिए आई है बिकॉज मार्स ऑर्बिटर मिशन के 6 साल पूरे हो गए हैं. दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट जिसके कारण ये आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में आया है. तो ज़रा सा मार्स मिशन के बारे में, पूरे दुनिया भर में कैसे कैसे मार्स मिशन होते हैं उन सब के बारे में समझते हैं. फिर इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में समझेंगे. देखो, मार्स के ऊपर मिशन या फिर किसी भी सेलेसियल ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी प्लैनेट के ऊपर जो मिशन होता है वो 3 तरीके का हो सकता है. ऑर्बिटर मिशन, ऑर्बिटर मिशन में कैसा होता है, जो हमारा स्पेस प्रोब होता है, जो भी सैटेलाइट होता है, वो उस प्लैनेट के अराउंड जाकर के ऑर्बिट करता है. इसको हम कहते हैं ऑर्बिटर मिशन. या फिर इससे थोड़ा एडवांस्ड वर्जन का मिशन होता है जिसको हम कहते हैं लैंडर मिशन. वो ऑर्बिटर मिशन जाकर के उस प्लैनेट पे लैंड भी कर जाए और वहाँ से फिर सिग्नल भेजे अर्थ के ऊपर, उसको हम कहते हैं लैंडर मिशन. उससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड या सोफिस्टिकेटेड मिशन होता है जिसको हम कहते हैं रोवर मिशन, जो लैंड करने के बाद उस पर रोल भी करे, अलग अलग जगहों पे जाए और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करे. सच मिशंस आर नोन एज रोवर मिशंस. तो ये 3 तरह के मिशंस होते हैं, लैंडर मिशन, ऑर्बिटर मिशन या रोवर मिशन. और अगर हाल फिलहाल की बात की जाए, रिसेंट टाइम में कई सारे मिशंस भेजे गए हैं. मैंने अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी कवर किया है. तियानवेन मिशन भेजा गया था चाइना द्वारा, दैट वाज अ लैंडर मिशन. उसके अलावा अल अमाल, जिसका नाम होप प्रोब भी है इंग्लिश में, दैट वाज सेंट बाय यूएई. दैट वाज एन ऑर्बिटर मिशन एंड इट वाज फर्स्ट सच मार्स मिशन बाई अरब कंट्री. तो इसी के साथ यूएई दुनिया अरब का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने एक मार्स मिशन भेजा है. उसके अलावा जुलाई के अंदर ही परसीवरेंस मिशन भेजा है नासा ने, दैट इज़ अ रोवर मिशन. तो ये तीनों के तीनों मिशन अभी हाल फिलहाल में इसी साल जुलाई 2020 में भेजे गए थे. और मैंने उस टाइम में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि आखिर जुलाई महीने में इतना सिग्निफिकेंस है क्या, व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अबाउट जुलाई मंथ की इतने सारे मार्स मिशन भेजे जा रहे हैं. मैंने बताया था आपको कि कैसे इस जुलाई मंथ के टाइम में जो अर्थ और मार्स के बीच का अलाइनमेंट है वो परफेक्ट है मार्स मिशन भेजने के लिए. जो डिस्टेंस होगी अर्थ और मार्स के बीच में वो जुलाई मंथ में सबसे नज़दीक होगी फॉर मार्स मिशन. इसी कारण से जुलाई मिशन में दुनिया के 3 इंपॉर्टेंट मिशंस भेजे गए टू मार्स. अगर हम अब अपने इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें तो इस मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था 5 जून 2013 को और ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था ऑन 24 सितंबर 2014. और आप देख सकते हैं कि 6 साल पूरे हो गए हैं. 6 साल पहले हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुल हो गया था. ये मार्स के ऑर्बिट में जाकर के पहुंच गया था और वहां से ही हमें सिग्नल भेजने लगा था. और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है. मार्स ऑर्बिटर मिशन, आप अब समझ ही गए कि हमारा जो मिशन था वो इस टाइप का था, ऑर्बिटर मिशन था. इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन. और ये मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज सेंट बाय ए लॉन्च व्हीकल दैट इज़ PSLV-C5. अगर मार्स ऑर्बिटर मिशन के पेलोड्स की बात की जाए, मतलब इस पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी, तो ये 5 इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं. मीथेन सेंसर फॉर मार्स. तो हमारा जो ऑर्बिटर मिशन है वो जा कर के मार्स के एटमॉस्फेयर से वो स्टडी कर रहा है कि उसमें मीथेन प्रेजेंट है या नहीं. मीथेन प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि उस प्लैनेट पे लाइफ हो सकता है, किसी भी फॉर्म में जीव जंतु हो सकते हैं. सो मीथेन इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ लाइफ. तो जो पहला हमने सेंसर भेजा है, लगाया है अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन पे, वो है मीथेन सेंसर. दूसरा है मार्स कलर कैमरा. तो इस मार्स कलर कैमरा जो हमारा पेलोड है, इसकी मदद से दिस अ लॉट ऑफ इमेजेज ऑफ मार्स सरफेस विल बी कैप्चर एंड इट विल सेंड बैक टू द अर्थ. और मार्स के 2 मून्स भी हैं, मार्स के 2 मून्स भी हैं, यानी कि जो ऐसे सेलेसियल बॉडी जो मार्स के अराउंड घूमते रहते हैं, फोबोस एंड डीमोस, इनके भी वो इमेजेस को निकाल करके अर्थ पे हमारे पास भेजता रहेगा. तो ये फोबोस और डीमोस नाम याद कर लेना, दे आर मून्स ऑफ मार्स. उसके अलावा तीसरा पेलोड है लेमन अल्फा फोटोमीटर. इसका काम होता है मार्स के ऊपर पानी है या नहीं इसका डाटा कलेक्ट करना. चौथा है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर. इसका पर्पस है कि मार्स का जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करना कि उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं. और पांचवा जो पेलोड है दैट इज़ थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर. इसका काम है टू मैप द सरफेस कंपोजिशन ऑफ मार्स. मतलब मार्स सरफेस पे जो सॉइल है उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है वो काम होता है इस पेलोड का मेजर करने का, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का.
तो इस तरीके से हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स के अराउंड घूम रहा है और वो मार्स से अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल करके हमारे पास भेजता रहता है। उस पर ये 5 पेलोड लगे हुए हैं। The next article is taken from economy segment. It is about Operation Twist. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially the subtopic government budgeting. तो देखो, इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं GSEC, वो कितने तरह के होते हैं। तो आप सब ने बेसिक इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ रखा होगा कि GSECs आर ऑफ 2 टाइप्स। जो पहला टाइप होता है उसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल, शॉर्ट में लिखते हैं उसको T बिल। जो शॉर्ट टर्म्स वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। जनरली उनका पीरियड 1 साल से कम का होता है, 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज। एंड ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड एट डिस्काउंटेड रेट, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। और दूसरा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरे टाइप का गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, इसको हम कहते हैं डेटेड सिक्योरिटी। ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं डिटेल में तो आप हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 12th में 2020 जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि ट्रेजरी बिल के क्या फीचर्स होते हैं, कैसे ये काम करता है। डिटेल में मैंने बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट एंड जीरो कूपन। वैसे ही मैंने डिटेल में बताया कि डेटेड सिक्योरिटी कैसे काम करता है। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल। अब इसको आज आगे जरा देखते हैं। द करंट न्यूज़ को जरा देखते हैं। करंट न्यूज़ ये कहता है कि RBI इज़ प्लानिंग टू लॉन्च ऑपरेशन ट्विस्ट अगेन इन अक्टूबर। ऑपरेशन ट्विस्ट पहले भी RBI लॉन्च कर चुका है और हम पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। RBI प्लान कर रहा है एक बार फिर से ऑपरेशन ट्विस्ट को लॉन्च करने का। तो ऑपरेशन ट्विस्ट आखिर है क्या, जरा एक बार फिर से समझते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट में RBI क्या करती है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल, ये जो शॉर्ट टर्म के ट्रेजरी बिल्स हैं इनको बेचती है और लॉन्ग टर्म के डेटेड सिक्योरिटीज़ को खरीदती है। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेजरी बिल्स को बेचती है, उससे जो पैसा की कमाई होती है उसी पैसे की मदद से लॉन्ग टर्म की डेटेड सिक्योरिटी खरीदती है। अंडर दिस ऑपरेशन इट सेल्स, RBI सेल्स शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल एंड यूजेज द सेम प्रोसीड टू बाई लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल बेचा, उससे जो पैसे की कमाई हुई इससे लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटी खरीदा। और इस बार RBI प्लान कर रही है कि 10,000 करोड़ की शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल बेचेगी, उससे जो कमाई होगी उससे 10,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटी खरीदेगी। तो एक बार फिर से जरा समझते हैं हाउ ऑपरेशन ट्विस्ट विल हेल्प। ये तो हमने समझा कि ऑपरेशन ट्विस्ट होता क्या है। अब जरा समझते हैं कि आखिर इसको करने से फ़ायदा क्या होगा। हाउ ऑपरेशन ट्विस्ट विल हेल्प इंडियन इकोनॉमी। तो ये है RBI मान लो और ये है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ट्रेजरी बिल भी हैं अलग अलग लोगों के पास, हाई वर्थ इंडिविजुअल्स के पास, कॉरपोरेट्स के पास, बैंक के पास, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास, और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी हैं इंडियन इकोनॉमी में ऑलरेडी फ्लोट कर रहे हैं जो पहले RBI ने रिलीज़ किया होगा। तो तमाम डेटेड सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल है। अब ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या करेगी RBI, ट्रेजरी बिल और बेचेगी और ट्रेजरी बिल बेचेगी इंडियन इकोनॉमी में, और 10,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल बेच करके 10,000 करोड़ रुपए कमाएगी और इस 10,000 करोड़ का इस्तेमाल करके डेटेड सिक्योरिटी खरीद लेगी। तो इससे अल्टीमेटली हुआ क्या, देखिए 10,000 करोड़ की ट्रेजरी बिल बेची तो और ज़्यादा ट्रेजरी बिल इंडियन इकोनॉमी में ऐड हुआ, लेकिन उसके बदले में हमें RBI को 10,000 करोड़ रुपए मिले। इस 10,000 करोड़ की मदद से डेटेड सिक्योरिटी को खरीद लिया। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ इस ऑपरेशन ट्विस्ट का कि ट्रेजरी बिल तो मार्केट में बढ़ गया, नंबर ऑफ ट्रेजरी बिल्स इंक्रीज्ड, लेकिन नंबर ऑफ डेटेड सिक्योरिटी डिक्रीज्ड। तो पहले जितना भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में डेटेड सिक्योरिटीज फ्लोट कर रहे थे उससे उनका नंबर थोड़ा कम हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा जरा समझते हैं। हाउ विल दिस बेनिफिट द गवर्नमेंट। देखिए, जब डेटेड सिक्योरिटी मार्केट में कम हो जाएगा तो बाद में जब भारत सरकार और डेटेड सिक्योरिटी रिलीज़ करेगी लोन लेने के लिए इंडियन इकोनॉमी से, तो भारत सरकार को कम इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। विथ ऑपरेशन ट्विस्ट द वॉल्यूम ऑफ द डेटेड सिक्योरिटी हैज़ बिन रिड्यूस्ड। ऑपरेशन ट्विस्ट करने से फाइनली हुआ क्या कि डेटेड सिक्योरिटी कुछ मार्केट से RBI ने निकाल लिया, तो वॉल्यूम ऑफ डेटेड सिक्योरिटी हैज़ बिन रिड्यूस्ड। तो इन फ्यूचर व्हेन RBI विल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लॉन्च मोर एंड मोर GSECs, आपको पता है कि भारत सरकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो RBI ही लॉन्च करती है। RBI इज़ नोन एज बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो RBI भारत सरकार के बिहाफ पे जब फ्यूचर में कभी डेटेड सिक्योरिटी रिलीज़ करेगी तो
इसके लिए उसको इंटरेस्ट रेट कम पे करना होगा। डेटेड सिक्योरिटी रिलीज़ करने का क्या मतलब है कि इसके बिहाफ पे भारत सरकार लोन लेती है, ये डेटेड सिक्योरिटी रिलीज़ करके लोन लेती है। तो पहले से मार्केट में अगर डेटेड सिक्योरिटी कम है तो जब और डेटेड सिक्योरिटी रिलीज़ करेंगे तो इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ेगा। यही मुद्दा है ऑपरेशन ट्विस्ट। अगर आपको समझना तो बस ये समझना है आपको कि डेटेड सिक्योरिटी के नंबर्स को कम करना है मार्केट में। ये पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम है। देखिए, मार्केट में अगर डेटेड सिक्योरिटी कम है तो रिलेटिवली बायर्स ज़्यादा हैं, तो आरबीआई जब डेटेड सिक्योरिटी और लेकर के आएगी तो ये बायर्स को, आरबीआई को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा। लेकिन अगर पहले से ही मार्केट में बहुत ज़्यादा डेटेड सिक्योरिटी है तो जब आरबीआई और डेटेड सिक्योरिटी लेकर के आएगी तो उसको खरीदने वाले लोग कम होंगे। जब खरीदने वाले लोग कम होंगे तो आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल भारत सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे फ्यूचर में अगर डेटेड सिक्योरिटी रिलीज़ करना हो। तो इसी बात को अगर आप समझ गए तो आप ये ऑपरेशन ट्विस्ट समझ गए कि मार्केट में अगर डेटेड सिक्योरिटी कम है, इट इज डिमांड एंड सप्लाई। सीधी सी बात है, अगर आप मान लो बिस्किट बेचते हैं और मार्केट में बिस्किट कम है तो आप जब अपना और नया बंडल लेके आके आएंगे बेचने के लिए तो उसका आप ज़्यादा प्राइस पे भी बेच सकते हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई की बात है। वैसे ही डिमांड सप्लाई, अगर मार्केट में डेटेड सिक्योरिटी कम है और आरबीआई और डेटेड सिक्योरिटी लेकर के आएगी तो इस पर आरबीआई को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से ज़्यादा डेटेड सिक्योरिटी है तो आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना होगा। ट्रेजरी बिल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप आप जानते ही हैं। ट्रेजरी बिल पे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ता है। ट्रेजरी बिल है जीरो इंटरेस्ट रेट, इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। तो आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट की मदद से ट्रेजरी बिल ऐड करते जा रही है इकोनॉमी में, लेकिन डेटेड सिक्योरिटी निकालते जा रही है ताकि भारत सरकार को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़े। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज़ अबाउट साम मुक्त हाइलाकांदी प्रोग्राम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जरा समझते हैं, करंट डेवलपमेंट समझते हैं। देखो, हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने एक नया इनिशिएटिव, एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है सैम मुक्त हाइलाकांदी। यहाँ पे सैम का फुल फॉर्म है सीवियर अक्यूट माल नॉरिश्ड। तो इस सैम मुक्त हाइलाकांदी में क्या किया जाएगा कि जो भी बच्चे जो सीवियरली एक्यूज्ड माल नॉरिश्ड हैं, जो भी सैम बच्चे हैं, सीवियर अक्यूट माल नॉरिश्ड हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन सबका बेसिक मेजरमेंट लिया जा रहा है। और जो भी बच्चे सैम होंगे यानी कि सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड होंगे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी ताकि उनके माल न्यूरिशमेंट को ट्रीट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है साम मुक्त हाइलाकांदी, दैट हैज़ बीन टेकन अंडर पोषण माह अभियान। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सितंबर महीने के अंदर पोषण माह मनाया जा रहा है अंडर पोषण अभियान। आपको मैंने पहले भी बताया है, जब मैंने प्रधानमंत्री के मन की बात आपके साथ डिस्कस किया था, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने बताया था कि सितंबर मंथ को पोषण माह की तरह मनाया जाएगा। और ये जो पोषण अभियान है दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस साम मुक्त हाइलाकांदी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, वो भी समझते हैं। या तो पीटी में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि साम मुक्त हाइलाकांदी है क्या, या फिर मेंस में आप कभी अगर माल न्यूट्रिशन पे सवाल हो, बच्चों के हेल्थ पे सवाल हो, माल न्यूट्रिशन पे सवाल हो, तो आप इसको एक एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि आसाम के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी इस एग्जांपल को फॉलो कर सकते हैं एंड दे कैन अडॉप्ट द सेम मॉडल टू ट्रीट माल न्यूट्रिशन अमंग्स द किड्स। देखो, माल न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है नॉर्मल बच्चा जिसकी हाइट और वेट दोनों नॉर्मल होती है उसके एज के हिसाब से। दूसरा होता है वेस्टेड बच्चा, वो बच्चा कैसा होता है, इज थिनर देन नॉर्मल, अपने एज के हिसाब से वो थोड़ा पतला होता है। एक होता है स्टंटेड बच्चा, वो अपने एज के हिसाब से शॉर्टर देन नॉर्मल, वो अपने एज के हिसाब से उसकी हाइट कम होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेस्टेड एंड स्टंटेड दोनों होते हैं, जो अपने एज के हिसाब से पतले भी होते हैं और हाइट में कम भी होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं वेस्टेड एंड स्टंटेड बोथ। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन आवर सेगमेंट most probable PT topics for upcoming APSC prelims, today we will cover topic number 46 to 48. Topic number 46 is Syama Prasad Mukherjee Award. Chief Minister of Assam Sarbanand Sonowal was presented Syama Prasad Mukherjee Award. This award was presented to him by India's External Affairs Minister Mr. S. Jaishankar and Speaker of the Parliament of Maldives मोहम्मद नासिर। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद नासिर जो मालदीव के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वहाँ के पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, उन्होंने और एस जयशंकर साहब ने मिल करके ये अवार्ड प्रेजेंट किया है असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी को। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 46।
Topic number 47 is about Brahman Sarthi scheme. The state government of Assam has initiated a new welfare scheme named Brahman Sarthi. Under this scheme, free bus service will be provided to women and senior citizens for dedicated routes within Guwahati city only. Please attempt this question that is based on topic number 47. Topic number 48 is about some Assamese books. तो देखिए द अहोम्स, इस बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे. द अहोम्स बुक है दैट इज़ रिटेन इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय अरूप कुमार दत्ता. आई होप आपने ये बुक पढ़ी भी होगी. अब इस बुक को, इस द अहोम बुक को जो इंग्लिश में है, इसको ट्रांसलेट किया गया है इन एसएमईज बाय प्रयाग कुमार डेका. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको एसएमईज में ट्रांसलेट किया गया है. सर आइजैक न्यूटन की बुक है द प्रिंसिपिया मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी. इस इंग्लिश बुक को ट्रांसलेट किया गया है असमीज में बाय जयंत कुमार शर्मा. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 48. This is the answer of question number 43 to 45 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रखा था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर पूरे दुनिया भर में, वैसे आईपीसीसी ने कहा है और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि पूरी दुनिया भर में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया तो क्या होगा. टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवार्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स. टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर का मतलब है जो लैंड है हमारा वो नेट कार्बन सोर्स बन जाएगा, मतलब वो CO2 रिलीज करने लगेगा. और ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो पोलर एरियाज है ना वहाँ पे आइस जमी हुई है और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो आइस मेल्ट करने लगेगा और फिर नीचे से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगेगा. सो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर विल टेंड टुवार्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स. वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर. तो बहुत सारे कोरल्स मरने लगेंगे. दैट इज ऑल्सो ट्रू अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास. ऑल ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर. अब ये स्टेटमेंट गलत है कि ऑल ग्लोबल, इस तरह का एक्सट्रीम एक्शन नहीं होगा. तो इस तरह के वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि सारे के सारे वेटलैंड खत्म हो जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. उसके अलावा कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये भी गलत है. ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी सीरियल्स हम नहीं उगा सकते हैं. तो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को गलत करना है और इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी. That's all from our side for today. Thanks for watching.